नमस्कार दोस्तों। बजट के इस दूसरे सेशन में मैं आपके सामने उपस्थित हूं और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है किसी भी साल के बजट की वो होती है इनकम टैक्स का स्लैब क्या रहेगा या इनकम टैक्स में कितनी कमी या वृद्धि हुई। तो निश्चित तौर पर मिडिल क्लास के लिए ये एक अच्छा बजट है। पहले जहां 2.5 लाख तक की इनकम फ्री थी, अब ये 3 लाख तक की इनकम फ्री कर दी गई है। 3 लाख रुपए तक एक भी रुपया टैक्स नहीं देना है। वहीं पर अगर बात करेंगे 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% का कर का दर रखा गया है। वही 6 से 9 के बीच में 10%, 9 से 12 लाख के आय वर्ग वालों के लिए 15% और 12 से 15 लाख की इनकम वालों के लिए 20% और 15 लाख से ऊपर जो भी लोग कमाते हैं उनके लिए 30% की टैक्स की दर घोषित की गई है। हालांकि मेरे विचार से इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं तो मेरा सरकार को सुझाव यही होता है कि आप हार्डली 16%, 17% कर लें। ये 30% कर लेना निश्चित तौर पर टैक्स देने वालों की संख्या को गिराने का काम करता है। यहाँ पर चूंकि फ्लैट टैक्सेशन है नहीं, हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स का स्लैब बढ़ता जाएगा, लेकिन आफ्टर 15 लाख हम लोग यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फ्लैट टैक्सेशन को ही प्रयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से करीब करीब आपका अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 लाख रुपए तक तो फ्री ही हो गया। और अगर दूसरी तरफ से देखेंगे तो 5 से 7 लाख रुपए तक का जो नया टैक्स रिजीम है उसमें कोई विशेष कर आपको देना नहीं है। तो 5 से 7 लाख तक का जो पूरा का पूरा टैक्स का स्लैब है वो लगभग लगभग आपका फ्री है। बहुत ज्यादा उसके ऊपर कोई टैक्स है नहीं। अब आइए इसके बाद बात करते हैं रुपया कहाँ से आता है। याद रखिएगा ये कई प्रश्न इसी से निकल कर आते हैं कि रुपया कहाँ से आता है। बजट का 1 रुपया अगर बात करेंगे, उसे हम पूरे बजट को 1 रुपया मान लें तो उस बजट में 34 पैसा यानी कि 34% हिस्सा है इस बार बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज का। मैंने आपको कहा, पहले ही कहा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा खर्च कर रही है, नतीजा सरकार का कर्ज बढ़ रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हालांकि कर्ज बढ़ रहा है ये चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि वर्तमान सरकार डोमेस्टिक लोन ज्यादा लेती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट। पहले की सरकारें जो होती थी वो क्या करती थी, फॉरेन लोन ज्यादा लेते थे। अब की सरकार जापान सरकार के तर्ज पर चलती हुई घरेलू कर्ज के ऊपर ज्यादा भरोसा व्यक्त करती है। तो 34% बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से आ रहा है। वहीं पर इसके बाद का दूसरा बड़ा हिस्सा जो कि उसका जस्ट आधा है, 17%, वो आ रहा है जीएसटी से। तो याद रखिएगा 34% बोरोइंग से आ रहा है तो उसका जस्ट आधा 17% आ रहा है जीएसटी से, जो कि हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और ये इनडायरेक्ट टैक्स में एकमात्र है। हालांकि कस्टम ड्यूटी को भी इनडायरेक्ट टैक्स ही कहा जाएगा। तो कस्टम ड्यूटी एक अलग से टैक्स भी हमारा आता है जिस कस्टम से हमको 4 रुपए की इनकम भी हो रही है। वहीं पर अगर बात करेंगे दूसरे नंबर पर अगर टैक्स की बात करेंगे तो कारपोरेट टैक्स 15% हमारी इकोनॉमी में योगदान दे रहा है। याद रखिएगा हमारा जो इकोनॉमी है उसमें बिजनेसमैन ने 15% का योगदान दिया है। एक आप पूरा का पूरा इकोनॉमी में देखिए, आप हर एक आर्टिकल पढ़िए न्यूज़पेपर का, जितने भी बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, चाहे वो अमर्त्य सेन दे रहे हो चाहे वो फलाट, जितने बड़े बड़े लोग दे रहे हैं, वो कहते हैं कि भारत का धन 5% लोगों के पास फंसा पड़ा है, बाकी 95% के पास कुछो नहीं है। भैया ये जो कुछो नहीं है वो वाला मिला के दे रहा है 17% पूरे टैक्सेशन का, और वो जो 5% व्यक्ति जिसके पास कहा जाता है, और कई स्पीचेज में तो 2% कहा जाता है कि 2% लोग हैं जिनके पास सारा धन विकेंद्रित है। तो वो 2% विकेंद्रित लोग 15% आपके बजट का देते हैं। मेरे ख्याल से इस प्रकार की विचारधारा रखने वालों को सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली वो जो बोल रहे हैं क्या वो सच्चाई के आसपास इर्द गिर्द भी कहीं ठहरता है।
तो जो 2% लोग हैं वो आपका मान के चलिए 2%, 1% लोग 15% कारपोरेट टैक्स दे रहे हैं। उनके द्वारा कमाए गए पैसे से आपके घर में भी अन्न आ रहा है साहब, जरा ध्यान दीजिए। तो हर वक्त हर चीज का विरोध करने के लिए ना बैठा करें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि हमारा आम आदमी देता है, बड़े लोग भी देते हैं, आम आदमी भी देता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 17% है। वहीं पर यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7% आ रहा है, और इनकम टैक्स से अगेन 15% आ रहा है। तो इस इनकम टैक्स में भी उन लोगों का ही हिस्सा ज्यादा है जिनको तथाकथित रूप से 2% वाला कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर भी वही स्थिति है। चलिए, रुपया कहाँ से आया तो गया कहाँ से, ये भी जानेंगे कि रुपया जाता कहाँ है। तो रुपया जाता है हमारा सबसे ज्यादा, अगर बात करेंगे, कर्ज लिया है हम लोगों ने 34%, तो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट जाता है हमारा 20%। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चूंकि टैक्सेशन का दर हमारे यहाँ बहुत कम है और बहुत कम लोग टैक्स स्वेच्छा से देने के लिए आते हैं, नतीजा इंटरेस्ट पेमेंट हमारा सबसे ज्यादा है। वहां सबसे ज्यादा कर्ज से प्राप्ति हो रही थी, यहाँ सबसे ज्यादा उसका इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग कर रहे हैं 20% अपने पूरे के पूरे बजट का। वहीं पर अगर बात करेंगे तो दूसरी तरफ से सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में 17% पैसा जा रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट को 18% पैसा दिया जा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट को का जो शेयर होता है वो 18% होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में, तो वो 18% राज्य सरकारों को चला जाएगा, जितने भी 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको। वहीं पर अगर बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी जो स्कीम है उसके ऊपर वो 17% खर्च करते हैं। वहीं पर फाइनेंस कमीशन के जरिए फिर से 9% रुपया चला जाता है हमारी राज्य सरकारों को। डिफेंस के ऊपर 8% का खर्चा है। सब्सिडी हम लोग 7% की देते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, सब्सिडी पूरी की पूरी इकोनॉमी में कहाँ 2% लाने की बात मनमोहन सिंह के समय हो रही थी, और अभी वर्तमान में सब्सिडी 7% तक देखने को मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा इंक्रीज भी आप कह सकते हैं कि जीडीपी का 2% तक लेकर आएंगे। हालांकि ये बजट का 7% है, दोनों के डाटा में आप अंतर समझ लीजिएगा, ये बजट का 7% है, ना कि जीडीपी का। तो चलिए, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमारा रुपया जहां जाएगा उसका विवरण है। दूसरी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण खर्चों के ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जिसकी मैंने बात की थी, बहुत अपॉइंटमेंट होनी है, उसके बजट को लगभग लगभग 2 गुना से ज्यादा 3 गुना कर दिया गया है। तो 3 गुना ये हो चुका है। 2000 करोड़ का बजट हुआ करता था एकलव्य मॉडल स्कूल का, वर्तमान में ये 5943, लगभग लगभग 3 गुना कर दिया गया है। वहीं पर प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात करेंगे तो इसका बजट 2022-23 में 48,000 करोड़ रुपए था। यह 23-24 के लिए आपका मोटा मोटी 80,000 करोड़ रुपए चला गया है, यानी कि 30,000 करोड़ रुपए की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना में, क्योंकि टारगेट है 2024 के मार्च से पहले हर एक व्यक्ति को आवास दे देना है। वहीं पर अगर बात करेंगे फेम, एक स्कीम का नाम यहाँ पर भी याद कर लीजिए, फुल फॉर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्कीम फॉर फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ईवीज, इस योजना को हम लोगों ने फेम नाम दिया है। तो इसके ऊपर 2022-23 में हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2,908 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जबकि 2023-24 के लिए 5,172 करोड़ रुपए डाले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काफी बड़ा खर्चा सरकार कर रही है इस पूरे के पूरे ईवी व्हीकल्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर या नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर जहां 1,419 करोड़ रुपए खर्च होते थे, वहीं यह अब इस साल 2,491 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट पर सरकार का जबरदस्त फोकस है। कारण सीधा सा है, 70 साल हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया है,
इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ए के एंटोनी साहब का बयान, जो कि उन्होंने लोकसभा में दिया था कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर है कि चाइनीज सेना उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए हमारे क्षेत्रों में एडवांस ना हो जाए। खैर, उनकी जो पॉलिसी थी वो एक प्रकार से कह लीजिए रक्षात्मक पॉलिसी थी, वर्तमान में आक्रामक पॉलिसी है। अब हम लोग अपनी सीमाओं पर सड़कें बना रहे हैं ताकि हम पहुंचकर उनसे पहले उनकी नाकेबंदी कर सके। तो इस प्रकार से हमारी पूरी की पूरी योजना चल रही है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की अगर बात करेंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो 2024 के लिए बजटरी एस्टिमेट है वो आपका 26.3 लाख करोड़ रुपए का है। अब 26.3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिसिप्ट बजटरी एस्टिमेशन है। वहीं पर अगर बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट में तो 18.7 लाख करोड़ रुपए का यहां पर आप देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट का बजटरी एस्टिमेशन है। तो ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण बिंदु है, इस चीज को याद रखेंगे। आप सीधा सा समझिए, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप सीधा सा समझिए। आपको मैंने पहले की क्लास में ही बताया हुआ है कि रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होगा जो हमारा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उन सब से पैसा आएगा। तो 26.3 लाख करोड़ रुपया हमारे बजट में आ रहा है करों से। वहीं पर हम लोग उधार लेकर आ रहे हैं या कहीं उधार दिया था उसकी ब्याज प्राप्ति हुई है, वह 18.7 लाख करोड़ रुपया है, जो कि 2014 में महज आपका 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया हुआ करता था। अभी यह वर्तमान में करीब करीब आपका 18.7 लाख करोड़ रुपया है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार ने अपने खर्चों में वृद्धि की है। मेजर अगर खर्चों की बात करें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट को क्या मिल रहा है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री को 8% पूरे के पूरे बजट का मिल रहा है, तो ये 5.94 लाख करोड़ रुपीस उनको मिल रहे हैं डिफेंस में। वहीं पर रोड ट्रांसपोर्ट को 2.7 लाख करोड़ रुपया मिल रहा है। हालांकि याद रखिएगा, ये विभाग करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। हालांकि इनको मिल रहे हैं 2.7 लाख करोड़ रुपए। पिछले साल भी इनको बहुत कम रकम मिली थी, लेकिन उससे उन्होंने 10 गुना ज्यादा खर्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2.41 लाख करोड़ रुपीज मिल रहा है। वहीं कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.06 लाख करोड़ रुपीज मिल रहा है। होम अफेयर्स काफी कम है इन सब के मुकाबले, 1.96 लाख करोड़ रुपीज ही मात्र इनको दिए जा रहे हैं। वहीं पर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के ऊपर खर्चा 1.78 लाख करोड़ रुपीज। रूरल डेवलपमेंट के लिए अगेन 1.6 लाख करोड़ रुपीज खर्च हो रहा है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को 1.25 लाख करोड़ रुपीज दिए जा रहे हैं। वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1.23 लाख करोड़ रुपीस दिए जा रहे हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण डाटा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिफरेंट डाटाज के ऊपर ध्यान में इसको रखते हुए अपनी इस क्लास को तैयार किया था। तो इन सारे डाटा को आप लोग जितने भी छात्र हैं वो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें। कारण सीधा सा है कि ये सारे के सारे आने वाली प्रतियोगिताओं के प्रश्न पत्र हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो में बजट को और ज्यादा डिटेल एनालिसिस के साथ आपके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।